हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। इसके सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम करेंगे, जितने भी, चाहे उसके न्यूमेरिकल्स हों, चाहे उसके रीजनिंग क्वेश्चंस हो, चाहे एमसीक्यू, सब इसमें हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। और अगर हम वेटेज की बात करें बच्चों, तो इसका जो वेटेज है वो 7 मार्क्स का है, यानी कि वेटेज भी काफ़ी है, चैप्टर भी आसान है और आप बहुत आसानी से कर भी सकते हो। चलो शुरू करते हैं फिर। क्या कह रहा है अपना फर्स्ट क्वेश्चन? इन द गिवन रिएक्शन N2 प्लस 3S2 गिव्स 2NH3। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आपके पास, और आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। देखो बच्चों, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, इस चैप्टर के अंदर आपको रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़नी है, क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं वो पढ़ना है। आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के ग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। आपको अर्नियस इक्वेशन और कोलिजन थ्योरी और थोड़ा बहुत कैटलिस्ट, इतना आपको बस इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? अब सबसे पहले आते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल सा आप एक मतलब समझ लो कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टर और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप इसे लिखते कैसे हो, देखो मैं उसको समझाता हूं पहले एक एग्जांपल के साथ। मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, जैसे है ए प्लस बीबी गिव्स सी प्लस डी डी। क्लियर है इतनी बात? अब आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होती है, उनकी कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों घटती है या नहीं। तो जिस रेट से रिएक्टेंट डिसअपियर होंगे प्यारे बच्चों, उसी रेट से आपके प्रोडक्ट अपियर होंगे, हाँ या ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान रखना, जो भी इनके आपको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं उसे आप डिवाइड में ऐसे लिखोगे, माइनस रिएक्टेंट को आप हमेशा माइनस लिखोगे। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन घट रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज के आगे हम माइनस लगा के उसको भी प्लस बना देते हैं ताकि दोनों को इक्वल लिख सके। तो आप क्या लिखोगे इसको? -1/a डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक, इज इक्वल टू -1/b डेल्टा बी अपॉन डेल्टा डी। क्लियर है इतनी बात? और प्रोडक्ट पॉजिटिव ही रहेगा, 1/c डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी और 1/d डेल्टा डी ओवर डी। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है। क्लियर है? दो चीजें याद रखोगे, जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आपको रिएक्शन में दिख रहे हैं उसको आप डिवाइड में, रिएक्टेंट को माइनस में और प्रोडक्ट को प्लस में, इस इतना सा ध्यान रख लो बस। ठीक है ना इतनी बात? चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्या क्या कहा इसमें? रिएक्शंस दी हुई, पहले इस रिएक्शंस का रेट लिखते हैं हम, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका कितना? डेल माइनस डेल ऑफ N2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू -1/3 डेल ऑफ H2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1/2 डेल ऑफ NH3 ओवर डेल टी। दिया क्या है? अमोनिया का फॉर्मेशन। जो दिया हुआ है उसको भी लिखो। आपको दिया हुआ है NH3 और डेल टी, इसकी वैल्यू दी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब आप क्या करो, आपको ये तो पता ही है, अब आप इसकी वैल्यू को यहां पर रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ये तो पूछा था, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रख दीजिए उसकी वैल्यू को 1/2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर इतनी बात? वैल्यू तो आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो भाई, अब क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। चलो भाई इसको भी निकाल लेते हैं, इसका भी रेट निकालते हैं। तो किसका हमें निकालना है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। रेट ऑफ
डिसअपियरेंस किसका है भाई? हाँ ठीक है भाई, डिसअपियरेंस ऑफ H2, ये आपका हो जाएगा माइनस डेल ऑफ H2 अपॉन डेल टी। ठीक है, अब देखो ये आपको निकालना है, तो इधर देखो ध्यान से। अब आप इन दोनों को प्यारे बच्चों, इन दोनों को इक्वेट करो। तो मैं अगर इस 3 को इधर भेज दूं तो ये 3/2 होगा नहीं होगा, और ये आपको पता ही है। क्लियर है इतनी बात? तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 3/2। अमोनिया का फॉर्मेशन कितना था? तो ये था 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये कैंसिल हो गया था 1.8, तो आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों चीजें निकल गई। रेट आपने निकालना सीख लिया। देखो आपने अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख लिया तो एक इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए कर दोगे आप। क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The following reaction was carried out in water. The initial concentration of I minus was 0.3 m and concentration after 10 minutes reduced to 0.28. ठीक है, calculate the rate of disappearance of I minus and production of I2. बहुत बढ़िया। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन को लिखो, हाँ या ना। चलो भाई सबसे पहले वही काम करो, लिखते हैं भाई रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका माइनस डेल ऑफ Br2 ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस के हाफ डेल ऑफ आई माइनस ओवर डेल टी इज इक्वल टू हाफ डेल ऑफ बी आर माइनस ओवर डेल टी इज इक्वल टू डेल ऑफ I2 ओवर डेल टी। ध्यान रखो के बाद रिएक्टेंट में माइनस और प्रोडक्ट में प्लस। दिया क्या है? कंसंट्रेशन I माइनस की इतने से इतनी हो गई, कितने टाइम में? 10 मिनट में। तो पहले इसी को निकाल लेते हैं कि भाई किसकी दे रखी? I माइनस की। तो चलो डेल ऑफ I माइनस ओवर डेल टी ये निकालते हैं। 0.3 थी, उससे 0.28 हो गई, कितने टाइम में? तो भैया 10 मिनट में। तो ये आ जाएगा आपका 0.02 अपॉन 10, तो यानी कि आ गया 0.002 m मिनट इनवर्स। चलो भाई ये निकल गया। तो अब कोई दिक्कत नहीं, बस किसी भी तरीके से एक चीज आ जाए। अगर आप में चाहे वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस आ जाए किसी का या अपीयरेंस आ गया, फिर आप सब कुछ निकाल सकते हो। क्योंकि देखो ये पता चल गया, आप इसे उठा के कहाँ रख दोगे? यहाँ रख दोगे तो और सारे आ जाएंगे। ये निकालना हो, ये निकालना हो, कुछ भी निकालना हो निकल जाएगा। हमसे पूछा है सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ I2, निकाल देते हैं। चलो भाई कितना आता है, किसकी बात कर रहे हैं हम निकालना चाह रहे हैं किसका? I माइनस का। तो देखो निकल जाएगा आराम से, या नहीं? हमसे अब पूछा है भैया I2 का, प्रोडक्शन ऑफ I2। चलो उसकी बात करते हैं I2 की। तो डेल ऑफ I2 ओवर डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ। यही तो है देखो आपके पास कि भाई ये कितना है? डेल I माइनस डेल टी, बस हाफ से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। चलो भाई हाफ इंटू 0.002, तो भाई ये आ जाएगा 0.001 मोलैरिटी हो गई और मिनट इनवर्स ये आ गया। दोनों चीज निकल गई। हमसे पूछा, अच्छा रेशियो पूछा था तो रेशियो भी निकाल लेते हैं भाई, रेशियो ऑफ डिसअपियरेंस दोनों का। ठीक है, रेशियो दोनों का रेशियो हाफ आपको दिख रहा है। रेशियो ऑफ डिसअपियरेंस, रेशियो ऑफ डिसअपियरेंस हाँ कितना हो जाएगा? हाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस एंड प्रोडक्शन ऑफ I2। ठीक है ना? तो दोनों का हम निकाल चुके हैं, बस अब रेशियो निकाल लो प्यारे बच्चों, आ जाएगा। कितना है? 0.002 डिवाइड बाई 0.001, तो ये आ गया आपका 2:1। दोनों चीज निकल गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो थर्ड पर बढ़ते हैं। In a given reaction A plus 3B is equal to 2C, the rate of formation of C, ठीक है, calculate the rate of reaction and disappearance of B। चलो सबसे पहला काम है रेट रिएक्शन। ठीक है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या हो जाएगा? माइनस डेल A
ओवर डेल टी इज इक्वल टू -1/3 डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू हाफ डेल सी ओवर डेल टी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है रेट में। रेट अपना सिंपल सा है क्या कि चेंज ऑफ एनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम हमारा सिंपल रेट है। हमें दिया हुआ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया हुआ है, यानी कि आपको प्यारे बच्चों डेल सी ओवर डेल टी की वैल्यू दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये दी हुई है। बस वैल्यू को रख दो तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल आएगा, इसे उठा के यहां रख दो। चलो रखो तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इसका जस्ट हाफ, या नहीं निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो कितना आ गया 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब क्या पूछा था बताओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। चलो भाई ये भी निकाल देते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। रेट ऑफ रिएक्शन तो देखो आ गया है, डिसअपियरेंस आपको नजर आ रहा होगा ना, ये चीज दिख रही है। तो एक तो तरीका ये है कि भैया 3 को इधर भेज दो तो 3/2 हो जाएगा, फिर सोल्व कर दो, नहीं तो भैया ऐसे भी कर सकते हो। तो भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पी की बात हो रही है, यानी कि माइनस डेल बी और डेल टी। तो ये हो जाएगा 3/2 डेल सी ओवर डेल टी, और ये हमारे पास है। तो 3/2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो भैया ये आ जाएगा आपका, इससे तो ये चला जाएगा 1.25, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलो भाई देख लो, कोई दिक्कत हो तो नहीं, चलो बढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, the rate of formation of NO2 is, ठीक, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। वही अपना करते हैं, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं। चलो भाई रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, तो भाई आप लिखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा सीधा सीधा माइनस हाफ डेल ऑफ N2O5 और डेल टी इज इक्वल टू 1/4 डेल ऑफ NO2 ओवर डेल टी इज इक्वल टू डेल ऑफ O2 ओवर डेल टी। क्लियर है इतनी बात। तो रेट ऑफ रिएक्शंस हमें दिया क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया हुआ है। चलो भाई, तो हमसे पूछा था डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ठीक है भाई। तो इस दो को हमें निकालना है माइनस डेल ऑफ N2O5 ओवर डेल टी। इस दो को इधर भेज दो तो 2/4 इंटू, ये हमें दिया ही हुआ है, ये चीज हमें मेंशन है क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। NO2 की कितनी दे रखी है, तो 2.8 इंटू 10⁻⁻3। तो आपके पास ये हो जाएगी 1.4 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, मोलारिटी सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान है। रेट एक्सप्रेशन अगर आपने लिख दिया तो आप इसे आराम से कर सकते हो। चलो पढ़ते हैं। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डेटा वर ऑब्टेन्ड फॉर ए रिएक्शन कैरिड आउट एट 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट आर द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ठीक है भाई, ये हमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं। चलो देखो, उसको दो तरीके से करते हैं। एक मैं अभी आपको ऐसा बताऊंगा जिसमें आप एमसीक्यू में कर सकते हो, और एक आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहला काम है कि आप रेट को लिखो। तो रेट आपके पास क्या होता है, R इज इक्वल टू के। जो भी आपके पास रिएक्टेंट है, देखो रेट लो होता क्या था पहले वो समझो प्यारे बच्चों। रेट लो क्या कहता है आपको, वो ये बताता है कि किसी भी रिएक्शंस के रेट को, किसी भी रिएक्शंस की बात हो रही है, ये नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस की बात करें, नहीं। तो रेट इक्वेशंस बता रही है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो डिनोट्स करता है रेट ऑफ रिएक्शन को किस टर्म में, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
और जो मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वो जो आपके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये ध्यान रखना। क्या होता है ना कि जो ऑर्डर है, आप ऐसे नहीं कि आप रिएक्शंस को देखोगे और ऑर्डर लिख सकते हो, नहीं, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो इनके आगे जो आप देख रहे हो कोफिशिएंट्स वो तो 1 है, लेकिन हमें कुछ कोफिशिएंट्स लेने पड़ते हैं। तो मैंने इनके कोफिशिएंट्स को, मैंने एक को p मान लिया और दूसरे को मैंने q मान लिया। प्यारे बच्चों, दोबारा बता दूं, आप रेट लिखो, उस रेट में जो भी रेट ले लो कहता क्या है, एक ऐसा मैथमेटिक्स, दोबारा सुन लो, सुनो ध्यान से, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो डिनोट्स कर रहा है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, किस टर्म में, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में, और उसकी जो पावर होंगी ना प्यारे बच्चों, वो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। ठीक है इतनी बात। तो मैंने इन ए और बी की पावर को पी और क्यू ले लिया, जिसको आप ऑर्डर बोलते हो। अब आपके पास देखो रेट गिवन है, इन सबकी कंसंट्रेशन गिवन है, तो आप इक्वेशन बनाओ। ठीक है ना, पहली इक्वेशन बनाते हैं। 1.89 इंटू 10 की पावर -4 इजिकल टू के, 3 इंटू 10 की पावर -2 की पावर p, और दूसरी है 2 इंटू 10 की पावर -2 की पावर q है। इक्वेशन नंबर 1 बना दी। दूसरी बनाते हैं, कितनी हो जाएगी, 1.89 इंटू 10 की पावर -4 इजिकल टू के, 3 इंटू 10 की पावर -2 की पावर कितनी है p, और 4 इंटू 10 की पावर -2 q। इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन बना लेते हैं, क्या थी, 7.56 इंटू 10 की पावर -4 इजिकल टू के, कितनी है कंसंट्रेशन दोनों की भैया, एक की 6 है, 6 इंटू 10 की पावर -2, और दूसरे की है 4 इंटू 10 की पावर -2। यही है, दोनों लिख दी। अब आप क्या करो, पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो देखो, जब पहली और दूसरे को डिवाइड करोगे तो क्या क्या बचेगा, ये दोनों तुम्हारी पहली हो गई। तो देखो, जब पहली और दूसरे को डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, के से के भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और 2 से ये 4 चला जाएगा 2 बार। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं। चलो भाई, डिवाइड करके दिखाता हूं। क्या क्या था आपके पास, हमारे पास है 1.89 इंटू 10 की पावर -4, डिवाइड में भी यही है 1.89 इंटू 10 की पावर -4, ऊपर है के, 3 इंटू 10 की पावर -2 थी, उसकी पावर p थी, और 2 इंटू 10 की पावर -2 q। डिनोमिनेटर में था k, 3 इंटू 10 की पावर -2 की पावर p, और 4 इंटू 10 की पावर -2 है q। तो देखो, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, और आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर q। अब देखो, कंपेयर अगर आप करोगे तो क्या लिखोगे, किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो मैं कंपेयर करूंगा तो यहां से q की वैल्यू 0, अब आई कैसे, देखो 1 को ऐसे लिख दो, 1/2 की पावर 0 1 हो जाएगा, और इधर भी 1/2 की पावर q, तो कंपेयर करने पर q की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 है। क्लियर है इतनी बात, तो पहला पार्ट तो निकल गया, हमारे पास q की वैल्यू आ गई। अब आप थर्ड इक्वेशन को उठा लो और सेकंड को उठा लो, थर्ड और सेकंड उठा लो। चलो भाई, थर्ड और सेकंड को उठा लेते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड में आपके पास कितना है, थर्ड इक्वेशन है 7.56 इंटू 10 की पावर -4, और सेकंड है थर्ड और सेकंड, हाँ थर्ड और सेकंड को उठा रहे, थर्ड और सेकंड। चलो भाई, ऊपर है के, कितना है भैया, 6 इंटू 10 की पावर -2 की पावर p, और दूसरा है 4 इंटू 10 की पावर -2 के, 3 इंटू 10 की पावर -2, और 4 इंटू 10 की पावर -2। ये आपका प्यारे बच्चों, हाँ क्यू है ना, ये तो क्यू और क्यू, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये कैंसिल, और इससे ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपका हो गया कितना, ओके ओके 4 बार जाएगा, हाँ 4 बार।
ठीक, तो 4 और इधर हो गया 2 की पावर p। तो 4 को आप 2 की पावर तो 2 ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं, और p की वैल्यू आ गई 2, सीधी सीधी। ठीक है ना इतनी बात। तो p कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 आ गया। अब देखो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ए, तो आपके पास कितनी है, p की वैल्यू 2 आई है, दूसरे की 0, यानी कि एक की सेकंड आई है और ये 0, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया सी। एक तरीका तो ये है, मतलब कुछ सीधा सीधा दिमाग नहीं लगाना। दूसरा तरीका बताता हूँ, एमसीक्यू के लिए भाई टाइम भी तो बचाना पड़ता है ना। ठीक है ना। अब देखो एमसीक्यू ऐसे करते हैं। अब आप क्या करो, एक ही कंसंट्रेशन देखो और उसे जो दोनों सेम है ना उन पर देखो, बस एक ही कंसंट्रेशन, ये दोनों सेम है। पहले से अगर मैं दूसरे पे जा रहा हूं तो सेम है, तो इधर देखो, इधर से इधर जाने पर डबल हो रहा है, जबकि रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को तो मैंने कांस्टेंट रखा और बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, लेकिन रेट तो बढ़ा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि रेट बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसकी ऑर्डर क्या हुई, 0। सीधी सी बात है ना। अब जहां ये कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट है, ये क्या हो रहा है, डबल। इसे डबल करने पर रेट देखो, रेट हो गया 4 गुना। मतलब बी तो कांस्टेंट है और ए की कंसंट्रेशन डबल हो रही है और रेट हो रहा है 4 गुना। मतलब एक ए को अगर डबल करता हूं तो भैया रेट 4 गुना हो गया। इसका मतलब उसकी पावर क्या होगी, 2 ही तो होगी, 2 की पावर 2 4। बात समझ में आ गई। ऐसे भी कर सकते हो, दोबारा सुन लो। सबसे पहले जहां ए कांस्टेंट था उसे रखा, बी को देखा तो डबल हुआ, लेकिन रेट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब बी की ऑर्डर 0 है। अब जहां बी कांस्टेंट है उन्हें देखा, ए को देखा तो डबल हो रहा है और रेट हो रहा है 4 गुना, यानी कि रेट 4 गुना है और कंसंट्रेशन डबल है। इसका मतलब इसकी पावर 2 रही होगी। तो एक की ऑर्डर रेस्पेक्ट में 2 है, दूसरे के रेस्पेक्ट में 0 है। क्लियर है इतनी बात। दोनों की ऑर्डर आ गई, ऑप्शन हो गया आपका सी। क्लियर है। चलो क्या कहता है, द मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन 2H2 plus Br2 gives 2HBr appears to be 2. The two molecules of reactant are involved in a given elementary reaction. देखो बच्चों, मोलिकुलरिटी है क्या, तो जितनी भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड करती हैं साइमल्टेनियसली केमिकल रिएक्शंस के लिए, उसको हम नाम देते हैं क्या, मोलिकुलरिटी। ठीक है। तो इसमें आपके पास हो गई कितनी मोलिकुलरिटी है, 2। ये बात बिल्कुल सही है। द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व इन गिवन एलिमेंट्री रिएक्शंस, ये भी सही है। भाई देखो आपकी जो मोलिकुलरिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही होती है, एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए ही होती है, सिंगल स्टेप्स की ही बात होती है। ठीक है ना इतनी बात। तो दोनों बातें सही हैं। मोलिकुलरिटी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आप कह सकते हो द नंबर ऑफ, कोई डेफिनेशन भी तो याद हो, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज मॉलिक्यूल हो सकते हैं प्यारे बच्चों, और आपके एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। रिएक्टिंग स्पीसीज विच कोलाइड साइमल्टेनियसली, विच कोलाइड साइमल्टेनियसली। ठीक है इतनी बात। विच कोलाइड साइमल्टेनियसली to bring about a chemical reaction, to bring about a chemical reaction, to bring about a chemical reaction। ठीक है। तो बात समझ में आ गई। था मोलिकुलरिटी इस रिएक्शन की 2 है, क्योंकि भैया एक H2 और एक Br2 टकरा रहे हैं और आपको क्या दे रहे हैं, रिएक्शंस दे रहे हैं। और मैं दोबारा से बता सकता हूं कि आपके पास जो भी स्टेप आप लोगे वो आपका क्या होना चाहिए, एलिमेंट्री। मतलब कि ऐसा स्टेप जो कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल रिएक्शंस को, उसका हम बोलते हैं एलिमेंट्री प्रोसेस। क्लियर है इतनी बात। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, देखो भाई होता क्या है कि मान लो 3 या 3 से ज्यादा है, तो इतने मॉलिक्यूल एक साथ टकराने थोड़े मुश्किल होते हैं। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मोलिकुलरिटी को डिफाइन नहीं करते। ठीक है ना इतनी बात ध्यान रखना कि जो भी मोलिकुलरिटी होगी वो आपकी सिंपल एलिमेंट्री के लिए होगी, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होगी। ठीक है ना इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें देखो असर्शन भी सही है और रीजन भी। बात समझ में आ गई क्या है मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी को आप कहना चाहोगे तो ये कह सकते हो कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एक साथ टकरा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए, उसे हम नाम दे रहे हैं मोलिकुलरिटी। चलो भाई। और हाँ, मोलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं होती। मोलिकुलरिटी हमेशा आपकी एक इंटीजर वैल्यू ही होगी। जैसे ऑर्डर तो हो सकती है फ्रैक्शन में, नेगेटिव में, जीरो में, लेकिन मोलिकुलरिटी नहीं होती।
चलो भाई, दोनों चीजें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही बात है भाई, ऑर्डर आपकी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के, लेकिन जो मोलिकुलरिटी है ना प्यारे बच्चों, वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होती है, ये ध्यान रखना। तो फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग। बिल्कुल सही बात है, क्लियर है ना इतनी बात। क्योंकि देखो, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी मतलब उसमें आपके 3 4 5 कितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज हो सकते हैं, तो वो जो रिएक्शंस होती है उसमें इन सभी मॉलिक्यूल्स का एक साथ होना बहुत मुश्किल है। क्लियर है ना इतनी बात। तो आप क्या याद रखोगे कि भैया मोलिकुलरिटी हम एलिमेंट्री के लिए और ऑर्डर हम दोनों के लिए डिफाइन करते हैं। तो इसमें दोनों चीजें सही हैं, दोनों चीजें सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर इतनी बात। क्या है वो याद रखोगे, ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जबकि मोलिकुलरिटी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, एलिमेंट्री के लिए। चलो, द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस appears टू बी टू। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सही, अभी अभी बताया ही था ये तो। द टू मॉलिक्यूल्स, ये तो सेम क्वेश्चन आया आपके पास, देखो ये वाला है। ठीक है ना, तो ये तो आप आराम से कर दो, अपने आप करो। ठीक, द टू मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व गिवन एलिमेंट्री रिएक्शंस, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी है। अब आपको मोलिकुलरिटी तो बात क्लियर होगी ना। क्या बात क्लियर हुई कि जैसे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो कोलाइड कर रही हैं साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट लो एक्सप्रेशन वाज प्रिडिक्टेड। कितना आसान है, देखो भाई, जो भी आपके पास रेट लो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन, उसकी पावर देखो, बस उसकी पावर का सम ही हमारी ओवरऑल ऑर्डर होगी। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर दोनों को ऐड कर दो बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ओवरऑल ऑर्डर कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 3/2 प्लस 1/2, तो यानी कि 4/2 यानी 2। ठीक, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलो भाई, डिफाइन रेट कांस्टेंट। देखो बच्चों, रेट कांस्टेंट क्या है। आप जब रेट एक्सप्रेशन लिखते हो, रेट लिखते हो ना, तो आप ऐसे कैसे लिखते हो, रेट को ऐसे लिखते हो, R=K, कंसंट्रेशन की पावर मान ली हमने n, ऑर्डर इसकी एन ले ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ये आपको के नजर आ रहा है, जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है, उसको हम क्या, देखो भाई, किसी भी रेट लो एक्सप्रेशन में जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर होता है उसे हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको डिफाइन करना है, चलो भाई, कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ chemical reaction, rate of chemical reaction for which the concentration, of each of the reacting species, is unity। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं कंसंट्रेशन को यूनिट मान लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि रेट इज इक्वल टू के, हाँ या ना। अगर आप कंसंट्रेशन को क्या ले रहे हो प्यारे बच्चों, 1, तो क्या है रेट कांस्टेंट, तो जो भी रेट लो एक्सप्रेशन है उसका जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है प्यारे बच्चों, उसे हम रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं। अगर मैं कंसंट्रेशन को यूनिटी लूँ तो कह सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत हो तो देखो बता दो, वरना तो भैया बढ़ते हैं आगे। डिफाइन द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, इसमें भी क्या दिक्कत है, ये तो आप कर सकते हो आराम से। नहीं भाई, आपके पास देखो, स्पेसिफिक रेट यही है जो आपने अभी करा, उसको हम रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। नहीं, दोनों चीजें वही आप बोल सकते हो। एक ही चीज को दो तरीके से पूछा गया है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलो लिख देते हैं कि एट ए गिवन टेम्परेचर, ध्यान रखना टेम्परेचर भी आपके पास होना चाहिए। तो एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट इज इक्वल टू द रेट इज, हाँ, द रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ, रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन
ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज यूनिटी। अगर आप कंसंट्रेशन को यूनिटी ले रहे हो प्यारे बच्चों, तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही उसका रेट कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर मैं ए को 1 ले लेता हूं तो R इज इक्वल टू हो गया है K। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गई बात। इसी को हम नाम दे रहे हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है इतनी बात, देख लो, देखो दोनों 10 और 11 सेम है, बिल्कुल कुछ अंतर नहीं है, बस नाम अलग कर दिया, यहाँ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोल दिया, उसी चीज को वहां पर रेट कांस्टेंट बोला हुआ है। पक्का, चलो भाई। डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई, आप अब डिफाइन कर सकते हो आराम से। राइट टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शंस को आप पता चल गया होगा आपको क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, उसे हम नाम दे रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। चलो लिख देते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, change in concentration of any one of the reactant or product, ठीक है ना, और प्रोडक्ट, क्योंकि जिस रेट से रिएक्टेंट घट रहा होगा उसी रेट से तो बढ़ेगा ना, प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, ठीक, पर यूनिट, प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। चलो भाई, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अब क्या पूछ रहा है कि राइट टू फैक्टर दैट अफेक्ट। देखो फैक्टर की अगर बात करें तो आप कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है इतनी बात कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो ऐसा करने पर क्या होगा, उसका रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा रेट होगा। तो पहला फैक्टर तो चलो ये लिख सकते हो आप कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहला फैक्टर है कि आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फास्टर वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है इतनी बात, तो ये आपने देखा है कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर n। ये आपके पास है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रेट भी बढ़ेगा। सेकंड आप प्यारे बच्चों कह सकते हो टेम्परेचर, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और लगभग हर 10 डिग्री पर, जनरली बोल रहा हूं, हर 10 डिग्री सेल्सियस अगर आप बढ़ा रहे हो तो रेट लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर जनरली। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज with temperature, and for every 10 degree Celsius rise in temperature, rate of reaction increases 2 to 3 times, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें दोनों हो गए कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तब भी रेट बढ़ेगा, और आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तब भी। और भी है, जैसे आप सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो भी रेट बढ़ता है, आप इसे भी याद रख लेना। वैसे तो 2 ही पूछे थे, अगर आपसे कोई कहे कि और भैया तो याद रखो सरफेस एरिया भी आप बढ़ाओगे तो रेट बढ़ता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल कि अगर मैं एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा ले आता हूँ, ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया कि अगर मैं आग लगाऊं या फिर उसके छोटे छोटे पीसेस करके लगाए जाए तो उसमें जल्दी आग लगती है। तो सिंपल सी बात है, छोटे छोटे पीसेस में जल्दी लगेगी, जल्दी आग जलेगी। तो सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ेगा। चौथी बात आप कह सकते हो कैटलिस्ट। भाई जो कैटलिस्ट होते हैं वो भी रेट ऑफ रिएक्शंस पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको भी याद रखना कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये भी फर्क डालते हैं। और
आप ये भी कह सकते हो कि जो आपके पास नेचर है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो भी, क्यों? क्योंकि देखो रेट ऑफ रिएक्शंस में क्या हो रहा है, जो पुराने बॉन्ड है ना प्यारे बच्चों वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। क्लियर है? तो बहुत से ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनके बॉन्ड को टूटने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, किसी में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इससे भी फर्क पड़ता है कि भैया नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, कि क्या आपकी नेचर है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, इस बात पर भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल से समझाऊं कि अगर मैं 2NO प्लस O2 कर रिएक्शन कराता हूं तो बनता है 2NO2। ये फास्ट है कंपैरेटिवली अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की करा रहे हो O2 से रिएक्शन। बात क्लियर है? इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं कि भाई नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर कोई फर्क पड़ रहा। कैटलिस्ट क्या करते हैं, जनरली रिएक्शंस को रेट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरफेस एरिया पर भी फर्क पड़ता है। तो देखो 2 पूछे थे, मैंने आपको 5 बता दिए, कोई से भी 2 याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, राइट टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। देखो बच्चों, अगर आप ऑर्डर की बात करो तो ऑर्डर है क्या, कि जो आपके पास रेट एक्सप्रेशन है उसकी पावर होती है ऑर्डर। ठीक है ना? चलो पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर क्या होता है मैंने कि द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ द पावर्स, सम ऑफ द पावर्स of the concentration of the concentration of reactant, concentration of reactants, concentration of reactants in the rate law expression, in the rate law expression। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी क्या होगी, देखो मैं लिख देता हूँ रेट इज इक्वल टू के, और मैंने इसकी पावर मान लो 2 लिखी है। तो आप देखो इस एक की पावर में क्या नजर आ रहा है, 2, तो इसकी जो ऑर्डर होगी ना प्यारे बच्चों वो 2 होगी। बात समझ में आ गई? चलो भाई अगला देखते हैं मोलिकुलरिटी में। मोलिकुलरिटी, देखो भाई मोलिकुलरिटी की अगर आप बात करोगे तो जो मोलिकुलरिटी है वो क्या कहती है कि किसी भी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मैंने अभी आपको बताया भी था क्या है ये, कि द number of reacting species, the number of reacting species which collide simultaneously, to bring about a chemical reaction। ठीक है? इतनी बात कि कितनी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एक साथ टकरा रही हैं। ठीक है ना? वो आपको क्या बताती हैं, मॉलिक्यूलरिटी। और अगली बात अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर तो देखो जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ऑर्डर जीरो, फ्रैक्शन, निगेटिव, कुछ भी, इट कैन बी जीरो हो सकती है, और इवन अ फ्रैक्शन भी हो सकती है। जबकि आपकी मोलिकुलरिटी हमेशा एक होल नंबर ही रहेगी। इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। ये कभी फ्रैक्शन में नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। क्लियर है इतनी बात की? और एक बात और कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ऑर्डर तो होगी लेकिन मोलिकुलरिटी नहीं। देखो ये लाइन याद करें, जनरली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। ये भी आप ध्यान रख लेना कि हम ऑर्डर किसे कह रहे हैं, कि जो भी आपके पास रेट लो एक्सप्रेशन है उसमें जो आपके क्या नाम रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी पावर का सम ऑर्डर है। मोलिकुलरिटी क्या कह रही है कि कितनी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रही है केमिकल रिएक्शंस में, वो है आपके पास जो ऑर्डर है वो जीरो, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स में हो सकती है, जबकि तुम्हारी मोलिकुलरिटी एक होल नंबर होती है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई ओके, क्या दिया हुआ, फॉर ए रिएक्शन 2s2O2 gives 2s2O plus O2 द proposed mechanism is given below। ठीक है भाई, देखो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, ये आता है ना वर्ड मैकेनिज्म क्या है? तो देखो मैकेनिज्म एक छोटी सी लाइन में कि द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्टेप बाय विच अ रिएक्टेंस चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट
अब देखो सारी रिएक्शन तो एक स्टेप में नहीं हो रही ना, बहुत सारे स्टेप्स में आप उस रिएक्शंस को शो करते हो। तो जो बहुत सारे स्टेप्स हैं वही जो उन्हीं को हम बोल रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। और उन स्टेप में जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। वही आपके रिएक्शंस के रेट को डिसाइड करता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, मान लो आपके पास एक साइकिल की फैक्ट्री है, ठीक है ना भाई, आप साइकिल बनाते हैं और मान लो एक दिन के अंदर आप मान लो ऐसे समझ लो कि 500 आपने हैंडल्स बना दिए, 600 आपने पेडल्स बना दिए, 50 मान लो आपने रिम बना दी और 800 आपने मान लो सीट बना दी और 400 आपने मान लो ब्रेक बना दिया, ठीक है ना। अब इन सब में देखो, क्या दोबारा से बता देता हूं मैं कि भाई जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो मैंने क्या बताया कि आपकी एक साइकिल बनाने की कंपनी है प्यारे बच्चों, और आप मान लो 500 क्या बना रहे हो, 500 आपने मान लो हैंडल्स बना दिए, ठीक है ना, उसके हैंडल्स बनाने का काम कर रहे हो। और मान लो आपने 700 पेडल्स बना दिए, ठीक है ना, इतनी बात। और मान लो आपने 100 रिम बना दिया, ऐसे मान लो, ठीक है, कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हो। 100 आपने रिम्स बना दी हैं और मान लो 200 आपने सीट्स बना दी हैं, ठीक है, इतनी बात। 100 सीट्स बना दी, ठीक। अब बताओ कि आपसे मैं पूछूं कि एक दिन में, एक पर डे का हिसाब है, एक दिन में आप कितनी साइकिल को प्रोड्यूस कर सकते हो? सीधी सी बात है, आप मिनिमम देखो कितना, ये 100, आप सिर्फ 100 साइकिल्स पर डे प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि सबसे स्लोएस्ट वाला काम कौन कर रहा है? रिम का, मान लो। ऐसा थोड़ी ना कि बिना रिम की साइकिल आप भेज दोगे, नहीं, ठीक है। ऐसे ही जब भी आपको रिएक्शन दी हो तो आप सबसे स्लो स्टेप को ढूंढो, तो ये स्लो स्टेप है। अब आप रेट लिख सकते हो आराम से, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? के। अब इनके कोफिशिएंट्स आप देख ही पा रहे हो, स्टोइचोमेट्रिक कितना है, इसका पावर 1 है और इसकी भी आई माइनस, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो 1 + 1 2 हो जाएगी आपके पास। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि जब भी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कि कोई रिएक्शंस वेरियस स्टेप्स में डिस्क्राइब की गई है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो आप उन स्टेप्स को बोल रहे हो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। और जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वही आपको ऑर्डर बताएगा। क्लियर इतनी बात? उसने पूछा था आउट ऑफ द स्टेप 1 विच वन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? स्लो स्टेप। जो भी आपका स्टेप स्लो है, सबसे स्लो कौन सा है? स्टेप नंबर 1। तो स्टेप फर्स्ट आपका स्लो है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तीनों बातें समझ में आ गई? पक्का? चलो भाई, फॉर ए रिएक्शंस रेट इज इट, राइट द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन एंड राइट द यूनिट ऑफ के। अब देखो, आपके पास जो रेट दिया हुआ है उसमें आप ध्यान से देखो, राइट द ऑर्डर, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एंड मोलिकुलरिटी। तो जो आपके पास रेट दिया हुआ है बच्चों, उस रेट में क्या आपको NH3 की कोई पावर नजर आ रही? नहीं, जीरो है। तो ये आपकी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? जीरो ऑर्डर, ठीक है ना। यहां पर डिकम्पोजिशन ऑफ जो गैसेस अमोनिया है वो किस पर डिपेंडेंसी रख रहा है? कैटलिस्ट पर, प्लेटिनम पर, इस पर डिपेंडेंसी है इसकी, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो बात समझ में आ गई मेरी कि भाई जो रिएक्शंस रेट है वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है, किस पर? कैटलिस्ट पर। होता क्या है कि जब हम हाई प्रेशर लेते हैं, ये रिएक्शंस जो होती है हाई प्रेशर होती है, एट हाई प्रेशर जो मेटल सरफेस होती है वो सैचुरेटेड हो जाती है गैसेस मोलिक्यूल, मतलब कि उस पर जितने गैसेस मोलिक्यूल, मतलब कि ये आपके पास मान लो प्लेटिनम सरफेस है और आपने इसमें प्रेशर को हाई रखा हुआ है, हाई प्रेशर होता है इसमें। तो जो गैसेस, मतलब जो गैसेस हैं भैया, वो सब इस सरफेस पर आने लगेंगी, आने लगेंगी, आने लगेंगी और आ चुकी हैं मान लो ये सरफेस। अब क्या होगा? एक सैचुरेशन कंडीशन आएगी कि अब भैया और गैस इस पर नहीं आएंगी। तो आप चाहे जितनी भी कंसंट्रेशन को चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? तो रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पर डिपेंड कर रहा है? हाँ, कैटलिस्ट पर, ना कि अमोनिया पर। क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं सरफेस कवर होती चली जाती है, सरफेस कवर होगी तो आप ये समझ सकते हो कि भैया जैसे ही सैचुरेशन पॉइंट आएगा और उस पर अमोनिया नहीं आएगी, इसका मतलब डिपेंडेंसी इसकी किस पर है? इस प्लेटिनम सरफेस पर। ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इसकी ऑर्डर तो जीरो होगी। मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी की अगर बात करें, देखो द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट टू गिव इतना, तो मोलिकुलरिटी इसकी कितनी है? 2 है भैया। अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल तो रिएक्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान से, हाँ या ना?
तो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो मोलिकुलरिटी है प्यारे बच्चों वो 2 है। चलो भाई, मोलिकुलरिटी का भी अपना काम हो गया। और अब बात करते हैं रेट यूनिट की। चलो देखो, मैं आपको पहले जनरल समझाता हूँ यूनिट और फिर इस पाऊंगा। आपने मान लो कि रेट इज इक्वल टू है के और कंसंट्रेशन की पावर को, मतलब ऑर्डर को मैंने एन मान लिया। तो के इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर एन। रेट क्या होता है, तो आपने मान लो लिख दिया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये रेट है। और कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स की पावर एन। तब ये एन ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों तो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। ये आप जनरल याद रख लो, यूनिट ऑफ के, जनरल। ठीक है ना, याद रख लोगे इतनी बात, यूनिट ऑफ के बस। और इसमें आप ऑर्डर रखते चले जाना और प्यारे बच्चों आपको क्या मिल जाएगी, यूनिट मिल जाएगी। अब हमसे क्या पूछा था, यूनिट ऑफ के, तो के की वैल्यू, वो सॉरी एन की वैल्यू 0 रख दो। जब 0 रखो 1 माइनस 0 तो कितना होगा 1। तो भैया यूनिट ऑफ के आ जाएगी आपके पास कितनी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बात समझ में आ गई। आप इसमें एन की वैल्यू को रख दो 0 तो आपके पास यूनिट आ जाएगी। चलो ऑर्डर निकल गई, मोलिकुलरिटी आ गई, यूनिट आ गई। आगे बढ़ते हैं। फॉर ए रिएक्शन H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, रेट इसमें देखो, इसमें भी ऐसे ही है। एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ H2 और Cl2 से। तो इसका जो रेट आपको प्यारे बच्चों दिया हुआ है वो डिपेंड नहीं कर रहा है H2 की कंसंट्रेशन और Cl2 की, वो सिर्फ किस पर डिपेंडेंसी रख रहा है, इस सनलाइट पर। तो इतना तो क्लियर है कि ये एक जीरो ऑर्डर है। कैसी है, जीरो ऑर्डर। मोलिकुलरिटी साफ दिखाई दे रही है भैया, 2 है। ठीक है ना, मोलिकुलरिटी कितनी है, 2। क्यों, क्योंकि एक H2 मॉलिक्यूल और एक Cl2 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, तो मोलिकुलरिटी होगी 2। और ऑर्डर अभी हमने, सॉरी रेट यूनिट जो है वो हमने सिखाई है लिखनी, जो यूनिट ऑफ के आप लिख सकते हो बहुत आसानी से, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्का हो तो बता दो, दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे, कर लिए होंगे। चलो भाई, for a reaction A plus B gives P, the rate of reaction is given. How is the rate of reaction affected if the concentration of B is double? चलो देखो अब रेट को ध्यान से। रेट R इज इक्वल टू आपके पास है K A और P की पावर 2। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो भैया 3 है। ओवरऑल ऑर्डर कैसी है, ओवरऑल ऑर्डर है आपके पास 1 प्लस 2 यानी कि 3। क्वेश्चन ने क्या कहा, बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो कर दो भैया के ए कंसंट्रेशन यानी कि इसको कर दिया है 2b। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो 4 हो जाएगा, यानी कि के ए और बी की पावर 2। तो मैं इसकी जगह पर, इतने हिस्से की जगह पर तो आर लिख सकता हूं ना, क्यों भाई, यहां से उठा के। तो आर डैश इज इक्वल टू हो गया 4r, यानी कि जो रेट होगा प्यारे बच्चों वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है सेकंड पार्ट, क्या कह रहा है। देखो भाई, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ ए इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर हम किसी के कंसंट्रेशन को लार्ज बढ़ा दें, उसने बोला ना कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ ए प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी कंसंट्रेशन में आपको जो चेंजेस होंगे वो नज़र नहीं आएंगे। ठीक है ना, अगर ए बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए से, इसलिए जो उसकी ऑर्डर होगी प्यारे बच्चों वो सिर्फ 2 रह जाएगी। दोबारा सुन लेना, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो उसकी डिपेंडेंसी कंप्लीट यानी ख़त्म हो जाती है, किससे, उसकी कंसंट्रेशन से। कोई देखो मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लार्ज एक्सेस में लिया तो चेंजेस तो दिखेंगे नहीं ना, थोड़ा बहुत ही चेंज नजर आएगा, तो वही डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो इसकी ऑर्डर कितनी होगी बच्चों, 2, क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड करेगा बी पर। पक्का। चलो भाई,
Write units of the rate constant for zero order and for the second order reaction if concentration is expressed in mole per liter and time in second. अभी मैंने बच्चों आपको यूनिट ऑफ के बताई थी। यूनिट ऑफ के क्या बताया था? आप इसको ऐसे लिख लो, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अब आप इसमें एन की जगह पर जीरो रख दो, एन की जगह पर जीरो, तो यूनिट ऑफ के आ जाएगा, यूनिट ऑफ के हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर हो गया, अब एन की जगह पर रख देते हैं 2, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? बस वैल्यू रखनी है, एक बार एन की जगह रख दिया 1, वो सॉरी 0 और 1 रख दिया, तो क्लियर? पक्का? बढ़े, चलो भाई। For a reactions A plus B gives product. The rate law is given. What is the order of the reaction? देखो order मतलब जो भी रेट लो दिया हुआ है उसमें रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर देखो कितनी है, 1 और 2। तो भैया ऑर्डर हो गई 2 और 1 3। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस? तो आप सीधा कहोगे 3। हाँ या ना? देखो ऑर्डर सीधा अगर आपको रेट दिया हुआ है तो आप सीधी पावर को देखो, ऐड कर दो। यूनिट की बात कर रहा है भैया, यूनिट, तो अभी ना राइट व्हाट इज राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी मैंने आपको बताया था। तो जनरल फिर से लिखता हूं मैं, याद हो जाएगा आपको। यूनिट ऑफ के क्या था? मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। जब आप एन की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, खत्म, तो यूनिट आ गई सेकेंड इनवर्स। आप एन की जगह 1 लिख दो। क्लियर है इतनी बात? सेकेंड इनवर्स होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, पक्का? चलो भाई। A reaction is of the second order with respect to its reactant. Okay, how will its reaction rate affected if the concentration of the reactant is double? Okay, and half. चलो भाई, अगर आपके पास रेट आपके पास है कितना और उसकी जो ऑर्डर है वो दी हुई है, कितनी दी हुई बच्चों? ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर। चलो क्या कहता है ये कह रहा है कि अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल कर दूं, कंसंट्रेशन को डबल करो। चलो भाई डबल भी कर लेते हैं, तो आर डैश हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो गया 4k। तो देखो इसकी जगह पर तो आप सिंपल आर लिख दोगे, तो जो रेट होगा वो पहले का 4 गुना हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? आधी होगी। ठीक है भाई, रेट को देखते हैं के, कंसंट्रेशन को आधा कर दिया, तो 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4, लेकिन ये आपके इस बार 1/4 हो रहा है। तो जो रेट होगा वो पहले वाले रेट का 1/4 हो जाएगा। दोनों चीज़ें आ गई। ये एक बार रेट क्या हो गया है 1/4 और एक बार रेट क्या हो गया है 4 टाइम्स। कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो रेट 4 गुना, और कंसंट्रेशन को आधा कर रहे हो तो रेट 1/4। क्लियर बात? पक्का? चलो भाई। फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द गिवन रिएक्शन। देखो बच्चों मैंने आपको समझाया भी ये क्वेश्चन कैसा करना है, ठीक है ना। 3 इक्वेशंस आप पहले बना लो, ठीक है ना। पहली इक्वेशन मैं मान लेता हूं कि पहले जो आपके पास रेट है अपनी मर्जी से कुछ भी पावर लिख लो, जैसे मैंने x की पावर में ले लिया p और भैया y की पावर में ले लिया q। पहली इक्वेशन लिखते हैं 0.05 k 0.1 की पावर p और 0.2 की पावर q। इक्वेशन नंबर 1, बहुत बढ़िया। 0.10 के 0.2 की पावर p और 0.2 की पावर q। ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 0.05 के 0.1 की पावर p और 0.1 की पावर q। क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अब देखो बहुत से क्या करते हैं, सोचते हैं अरे तो बहुत आसान है, लापरवाही कर देते हैं, आलस कर देते हैं, रिएक्शंस पूरी लिखते नहीं है प्रॉपर। आप लिखें, डिवाइड करें, ठीक है आपको लग रहा है कि आपको आता नहीं फिर भी करें, ठीक है ना, ताकि गलती होने के चांस ना रहे। अब आप पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करो। पहली और दूसरी को देखो क्या क्या है उसमें। 0.05 डिवाइड में कितना है 0.10
के, 0.1 की पावर p और 0.2 की पावर q। ये था। दूसरी में कितना है, दोनों 0.2 है, तो k 0.2 की पावर p और 0.2 की पावर q। तो इससे ये दुगुनी 2 बार गया, k भी चला गया, ये भी चला गया, और इससे ये 2 बार गया, तो 1/2 और 1/2 की पावर p। तो भैया p की वैल्यू तो 1 आ गई क्योंकि इसकी पावर 1 है, कंपेयर कर दिया। अब मैं इक्वेशन नंबर कौन कौन सी ले लेता हूं, चलो भाई इक्वेशन पहली और तीसरी को डिवाइड करते हैं। पहली और तीसरी कोई सी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहली और तीसरी कर रहा हूं तो कि थोड़ा आसान पड़ेगा। फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। के 0.1 की पावर p और 0.2 की पावर q, ठीक है। वो दोनों कितने हैं, 0.2 0.1 ही है दोनों। के 0.1 की पावर p और 0.1 की पावर q। तो ये को भाई ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये इससे 2 बार चला गया। तो आपके पास आ गया 2 की पावर हो गई q और उधर हो गया 1। तो आप 1 को 2 की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, तो q की वैल्यू आ गई 0, ठीक है ना बात। तो p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 0 है। पूछा था फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, पहले याद करो, कराया था नहीं। इसमें भी देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, x कहाँ कांस्टेंट है, तो x यहां से यहां कांस्टेंट है। अब देखो इसमें ये 0.2 से 0.1 आधा हो रहा है, जबकि रेट पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब कंसंट्रेशन को आधा करें कितना भी करें, लेकिन रेट पर फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इसकी ऑर्डर 0 रही होगी। अब इसको देखो, ये कांस्टेंट है, ये डबल हो रहा है और ये भी डबल हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन को डबल करने पर डबल हो रहा है, इसका मतलब पावर 1 होगी। ठीक है भैया, ऑर्डर अब हमारी निकल गई है, रेट लो एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो रेट लो एक्सप्रेशन हो गया R=K, x की पावर हो गई 1 और भैया y की पावर हो गई 0, ये हो गया। यानी R= सिंपल KX। ये आ गया भैया आपका रेट। और क्या पूछा भैया, फाइंड द रेट कांस्टेंट। ठीक है भैया, आप किसी भी इक्वेशंस में वैल्यू रख दो, ठीक है ना, किसी भी इक्वेशन में जिसमें आपका मन करे उसमें रख दो वैल्यू को, तो आपके पास रेट कांस्टेंट भी आ जाएगा। रख देते हैं, मान लो पहली इक्वेशन में ही रख देते हैं। तो आपके पास क्या है, तो पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो p और q की, किसी भी इक्वेशन। पहली इक्वेशन में रखा 0.05, 0.05 इज इक्वल टू k, ठीक है। 0.1 की पावर है 1, दूसरे की तो 0 ही है, तो k आ जाएगा 0.05 अपॉन 0.1। तो ये सोल्व करोगे तो भैया कितना आएगा, डिवाइड में है तो एक पॉइंट तो चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका सिंपल 0.5, यही तो आएगा 0.5। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लो एक बार भाई, ऐसे लिख लो ना इसको, 5 इंटू 10 की पावर -2 है और नीचे आपका 10 की पावर -1 है। तो ऐसे तो लिख सकते हो या ऐसे लिख लो भैया, तुम्हारी इच्छा है जैसे लिखना चाहो। तो 0.5 आ गया, और ये फर्स्ट ऑर्डर है और यूनिट आपकी मिनट में है ना। ठीक है भाई, तो इतने मिनट इनवर्स हो जाएगा। चलो भाई, इतना तो अपना काम हो गया तीनों, आगे बढ़ते हैं। हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस। देखो भाई, आप अगर सरफेस एरिया को घटाओगे तो सिंपल सी बात है, तो भी रेट घटेगा, क्योंकि सरफेस एरिया घटाने पर रिएक्शन रेट घटता है और सरफेस एरिया बढ़ाने पर रिएक्शन रेट बढ़ता है, या नहीं। सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन रेट बढ़ रहा है। लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात। तो उसने बोला है कि सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस, तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया, रेट ऑफ रिएक्शन इज रिड्यूस, आप सिंपल कह सकते हो। ठीक है ना, रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया, रेट ऑफ रिएक्शन इज रिड्यूस। जैसे जैसे आप सरफेस एरिया को घटाओगे रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। ठीक है ना।
आगे कह रहा है कैटलिस्ट एज इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वो कैटलिस्ट जो होता है वो जनरली स्पीड ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है बिना किसके कंज्यूम्ड हुए रिएक्शन में, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में देखो क्या होता है, जिस रेट से वो फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा उसी रेट से बैकवर्ड को भी बढ़ाएगा। तो ये सिर्फ इक्विलिब्रियम में क्या करता है, इक्विलिब्रियम को फास्ट कर देता है, ये ध्यान रखना। आप ये क्या याद रखोगे कि फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर अ रिवर्सिबल फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट, for a reversible reaction catalyst increases the speed of reaction in both forward and both forward हाँ इसको अब लिखो, इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड या रिवर्स। जिस रेट से फॉरवर्ड बढ़ाएगा उसी रेट से तो बैकवर्ड बढ़ाएगा। तो आप ये कह सकते हो वो सिर्फ आपकी मदद कर रहा है किसमें, कि इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए, विच हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर, ठीक है, इक्विलिब्रियम को फास्ट कर देता है। चलो भाई आगे, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ता है और हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और हर 10 डिग्री पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई ओके, देखो ये फिर से ऐसा क्वेश्चन आपका आ गया, फिर से आ गया, ठीक है। तो पहला काम क्या है आपको, देखो 4 इक्वेशन बना दो फटाफट। कितने इक्वेशन, 4 बनाओ। तो पहले मैं लिख देता हूं रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर में कुछ भी मान लो मैंने पी मान लिया है और बी की पावर में क्या मान लिया है, क्यू। पहली इक्वेशन 4.2 इंटू 10 की पावर -2 प्यारे बच्चों, और कंसंट्रेशन ए की कितनी है 0.2 और बी की है 0.3, ठीक। अगली बना दो 6 इंटू 10 की पावर -3 के, कंसंट्रेशन है 0.1 की पावर पी, 0.1 की पावर क्यू, ठीक है ना। अगली बना दो 1.68 इंटू 10 की पावर -1 के, 0.4 की पावर पी और 0.3 की पावर क्यू। चलो, और अगली क्या है 2.40 इंटू 10 की पावर -2 के, 0.1 की पावर पी और 0.4 की पावर क्यू। चारों इक्वेशन बन गई। अब किन्हीं 2 इक्वेशन को उठाओ जिससे कि देखो अगर मैं पहली और तीसरी इक्वेशन को उठा लो, किसको उठा लेता हूं, पहली और तीसरी इक्वेशन। अब उससे होगा क्या, अगर आप पहली और तीसरी इक्वेशन को उठाओगे तो ये दोनों चीजें कट जाएंगी, ठीक है ना। मतलब P की जो वैल्यू वो है ना Q कट जाएगा और आपसे क्या निकल आएगा, P निकल आएगा। चलो भाई पहले इसे काट देते हैं, मतलब फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करते हैं। चलो भैया फर्स्ट और थर्ड को ध्यान रखना, क्यों कर रहा हूं मैं फर्स्ट और थर्ड को, जल्दी बताओ। इसलिए कर रहा हूं ताकि है ना एक P और Q तो कटे ना, तभी तो फायदा होगा। तो हमारे पास कितनी है 4.2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है इतनी बात। और आपके पास ये कितना है तीसरे में 1.68 इंटू 10 की पावर -1 के, इसकी है भैया 0.2 की पावर P, 0.3 की पावर Q, ये हो गया। अब इसकी तीसरे कितनी भैया, तीसरे की है 0.4, ओके 0.4 की पावर P और 0.3 की पावर Q। देखो ये उड़ गया, फायदा ये था, और ये इससे 2 बार। और 4.2 अगर करोगे ना ये पूरा का पूरा 4 बार चला जाएगा, करके देखो 1/4 वो आ गया 1/2 की पावर P। तो P की वैल्यू देखो इसे आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 2 लिख दो, और भैया P निकल आएगा, कितना आ गया P, तो 2 आ गया।
चलो भाई, P भी निकल गया। अब बात करते हैं Q की। देखो Q में अब देखो किस किस को डिवाइड करें कि फायदा हो। अगर आप देखो दूसरी को ले लो, दूसरी और चौथी को करोगे ना तो P का कुछ फायदा होगा, हाँ हो जाएगा, ये दोनों उड़ जाएंगे, P उड़ जाएगा, Q बचेगा। तो दूसरी और चौथी को डिवाइड करो, दूसरी को और चौथी को। देखो ऐसा डिवाइड करो ना कि जिससे ना P और Q का ना एक पावर उड़ जाए, कंपेयर करना आसान हो जाता है। ठीक है ना। दूसरी में आपके पास है 6 इंटू 10 की पावर -3 और 2.4 इंटू 10 की पावर -2 के पावर देखो 0.1 की पावर P है और 0.1 की पावर Q है। सही है ना, बढ़िया दोनों। और ये 0.1 और 4 है, बहुत बढ़िया। 0.1 और 0.4। तो Q से Q, K से K चला गया, इससे ये चला गया, इससे ये पूरा 4 बार चला जाएगा। तो 1/4 और 1/4 की पावर Q। तो Q की तो सीधी वैल्यू आ गई, कितनी? 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भैया P आ गया तुम्हारे पास 2 और Q आ गया आपके पास 1। तो ऑर्डर तो अब निकल गई। तो कह रहा है कि राइट द रेट लो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईयर भी तो आ गई, राइट द रेट लो एंड ओवर ऑर्डर रिएक्शन। चलो भाई लिख देते हैं, जल्दी से लिख देते हैं। तो रेट आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों के ए की पावर में हो गया है 2 और बी की पावर में हो गया है 1। तो ऑर्डर कितनी हो गई ओवरऑल? तो ऐड कर दो ना, 2 + 1 कितना हो गया है? 3। अगला क्या पूछ रहा है? अगला 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 कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के। तो किसी भी इक्वेशन में जो तुम्हारा मन करे उस इक्वेशन में रख दो, पहली में P और Q की वैल्यू रखो। चलो भाई जल्दी से रखो। तो 4.2 इंटू 10 की पावर -2 के 0.2 की पावर 2 और 0.3 की पावर 1। तो 4.2 इंटू 10 की पावर -2 के, तो भैया 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 इंटू 3 हो गया 12 हो गया। और 10 की पावर में आपका क्या आ गया है? तो 10 की पावर में आपका मिलेगा -3। ठीक है ना। तो K की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 42 डिवाइड बाय 12। 2 से उड़ाओ, 2 से करोगे तो ऊपर आएगा 21 और नीचे आएगा 6 भैया। फिर 3 से उड़ा देना, ऊपर आएगा 7 और 2, तो ये आ जाएगा 3.5। चलो भाई K भी निकल गया। कोई दिक्कत हो तो देखो बता दो, पक्का क्लियर है इतनी बात? तो भाई देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो करो क्या, सबसे पहले आप सारी इक्वेशंस बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद डिवाइड करो, कोशिश करो ऐसी इक्वेशंस को डिवाइड करो जिससे P और Q ना एक बार में तो एक कट ही जाए तो दूसरा निकल जाए। ठीक है ना इतनी बात? और ऐसा करने से आप आराम से निकाल सकते हो, वरना दूसरा मैंने आपको बता ही रखा है मेथड उससे। लेकिन क्या है कि उसको तो आप MCQ में लगाना, इसमें मत ना लगा देना। क्यों भाई? फिर आप डायरेक्ट लिख दोगे तो नंबर तो कट जाएंगे ना। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि रिएक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी। चलो आपके पास रेट गिवन है प्यारे बच्चों, कितना कि ए की तो एक ऐसी ऑर्डर का है तो भैया सेकंड ऑर्डर है, और बी प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर है। बहुत बढ़िया। अब आपसे कहा गया कि क्या कहा? रेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो आपका हो गया। अब ये बोल रहा है कि भाई हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एज 3 टाइम्स। कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया। चलो भाई कर दो भैया 3 गुना, 3 गुना कर दो। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो जाएगा 9 के ए की पावर है 2 और बी। तो कितने टाइम्स हो गया भैया? 9 टाइम्स हो गया, सीधी सी बात है। रेट कितने टाइम्स हो गया? 9 टाइम्स। दूसरे में क्या कह रहा? हाउ इज द रेट अफेक्टेड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल। बहुत बढ़िया, कर दो भैया जल्दी से, करो करो। रेट को पहले की कंसंट्रेशन कर दो डबल, तो दूसरे की कंसंट्रेशन भी कर दो डबल। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना होता है रे? 8। तो कितने टाइम्स हो जाएगा रेट? जल्दी से बता दो। तो रेट हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 टाइम। तो पहले वाले में तो रेट हो रहा है 9 गुना और दूसरे में हो रहा है 8। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस देखो बच्चों, जो आपकी फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, वो एक जीरो ऑर्डर है। अभी मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें आप ध्यान रखना। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ H2 और Cl2 से। याद रखना ये कि जो फोटोकेमिकल इक्वेशंस है
कि वो सनलाइट्स पे डिपेंडेंसी है। यानी कि याद क्या रखोगे कि फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कौन सी ऑर्डर रखता है, 0, क्योंकि कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंसी नहीं है किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन में। तो क्या हो गया रे बच्चों, सी ऑप्शन हुआ या नहीं, क्लियर है।